दोस्तों नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पियाजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत का जो पार्ट 2 है, कॉग्निटिव थ्योरी। तो जितनी भी अवस्था है, मैंने ये 2 अवस्था तो आपको करा दी पहले पार्ट में। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें मैं कराऊंगा आपको कॉन्क्रीट ऑपरेशन स्टेज, जिसमें ये बातें आएंगी, और स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, जिसमें ये बातें आएंगी। तो आज मैं तीसरी और चौथी अवस्था कराऊंगा और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। तो सबसे पहली है मूर्त संक्रियात्मक यानी संक्रिय अवस्था, जो 7 से 11 है। दोस्तों ये आपको एज भी जरूर ध्यान रखनी है, क्योंकि इस एज का मतलब क्वेश्चन एज याद रखोगे तो बहुत तरीके से पूछ लेता है प्याजे। तो 7 से 11 में सबसे पहला है घटना और वस्तु के बारे में तर्क करना। दूसरा कंजर्वेशन की समझ होती है उसको। तीसरा रिवर्सिबिलिटी की समझ होती है। चौथा सेरिएशन। पांचवा ट्रांजिटिविटी। और छठा क्लासिफिकेशन। और सातवां डिसेंट्रेशन। कहने का मतलब है इन 7 चीजों की उसको समझ होती है कि सेरिएशन क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी क्या होती है। तो कहने का मतलब इन 7 चीजों की समझ बहुत ज्यादा होती है उसको। इससे पहली अवस्था में इन चीजों की समझ नहीं होती। तो कौन कौन सी हैं इनकी डिटेल बताऊंगा मैं। तो जो क्वेश्चन बनेंगे वो सबसे पहले इस तरीके से बनेंगे। एक तो ये ध्यान रखना है आपको, ये डायग्राम याद करना है कि 7 से 11 वाली स्टेज में 7 बात याद रखनी है। कौन सी? कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी, सेरिएशन, ट्रांजिटिविटी, क्लासिफिकेशन, डिसेंट्रेशन। कम से कम 80% क्वेश्चन तो इसी तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? तो इनमें से सेकेंडरी सर्कुलेशन नहीं है। एनिमिस्टिक यानी कि जीवात्मावाद, ये भी नहीं है। ये था 2 से 7 वाली में पढ़ाया था मैंने, फर्स्ट पार्ट में है। कंजर्व का मतलब कंजर्वेशन, ये है भाई सही आंसर। ये हिपोथेटिक या डिडक्टिव रीजनिंग, ये आएगा आपकी चौथी अवस्था में, इसलिए ये भी गलत है। तो सही आंसर बनेगा तीसरा, कंजर्वेशन। अब ये जो आपने सर्कुलर है, ये पहली अवस्था में आता है 0 से 2 में। अब तुम कहो जी सेकेंडरी सर्कुलेशन रिएक्शन तो हमने पढ़ाई नहीं है। तो देखो सेंसरी स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तो इसमें प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन होता है जो 1 से 4 महीने का होता है। कहने का मतलब सर्कुलेशन ऐसे होता है, ऐसे। तो बिगिन टू रिपीट प्लीजरेबल एक्शन, यानी कि जो प्लीजरेबल एक्शन होते हैं, जो बच्चे को खुश करने के कार्य होते हैं, बार बार मुंह में हाथ डालना, बार बार स्माइल देना, तो कोई भी रिपीट एक्शन जो उसे खुशी देते हो उनको ही बोलते हैं प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। बार बार बच्चा मुंह में हाथ देता है, कोई भी चीज होती है उसको ही मुंह में डालता है, तो ये क्या हुआ? प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन। अब है टेरिटरी सर्कुलर रिएक्शन, ये होता है 12 से 18 मंथ। तो कहने का मतलब क्या है? ये जो प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन आ जाए या टेरिटरी आ जाए, तो ये प्यारे बच्चों होते हैं 0 से 2 में सेंसरी मोटर में। ये सीटेट 2019 में आया था, तो ध्यान करके चलना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब पढ़ा रहा हूं मैं कंजर्वेशन क्या होता है। कंजर्वेशन की जो डेफिनेशन आएगी वो ये आएगी, संरक्षण में भौतिक गुण बोल दो या फिर संरक्षण बोल दो, एक ही बात है भाई यहाँ पे। कंजर्वेशन तो होता क्या है कंजर्वेशन, इसे भी देखो। यानी कि संरक्षण में भौतिक गुण वही रहते हैं, चाहे बाहर की आकृतियां बदल जाएं। कहने का मतलब आपके सामने पानी रखा है, ये दोनों में बराबर पानी है इसमें,
लेकिन जब बच्चे को दिखाओगे, एक तो बड़ा बीकर ले लोगे और एक छोटा ले लोगे, तो उससे पूछोगे भी किस में ज्यादा पानी है, तो वो कहेगा जी दोनों में 50, मैं अभी नाप के देखूंगा, तोल के देखूंगा, मेरे को दोनों में बराबर सा लग रहा है, बेशक ये लंबा है। तो कहने का मतलब उसे कंजर्वेशन की ध्यान हो जाती है, उसे अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, उसकी समझ बन जाती है। कह ये है मात्रा का। ये 5 मैंने खुले रख दिए, कहने का मतलब है कि यहाँ किसी चीज को खोले रख दो या फिर एक साथ रख दो, तो अंदाजे से कहीं ना कहीं पता लगा लेगा कि लगभग ये चीजें समान है। तो संरक्षण में भौतिक गुण तो वही रहते हैं। कहने का मतलब पानी क्या हुआ, 50 ml पानी, देखना दोबारा बता रहा हूं, ये भी 50 ml, ये भी 50 ml, तो भौतिक गुण तो वही रहते हैं, क्वालिटी तो वही रही, बाहर की आकृतियां चेंज हो गई भाई। बाहर पहले हमने ये बड़े बीकर में डाल दिया, इससे पहले चौड़े और गोल वाले में डाल दिया। बाहर की आकृतियां बेशक बदल जाएं, लेकिन अंदर की आकृतियां समान रहेंगी। ये है कंजर्वेशन। देखो अब नीचे यहाँ पे, किसी वस्तु के रूप रंग में परिवर्तन को उस वस्तु के तत्वों में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता को संरक्षण कहते हैं। वस्तु के रूप रंग में परिवर्तन, देखो यहां देखो एक बार, यहां पे दिखा रहा हूं मैं, ये रूप इसका बाहरी रूप में परिवर्तन हुआ, लेकिन अलग यानी कि परिवर्तन को उस वस्तु के तत्वों में परिवर्तन से अलग करने की क्षमता को क्या कहते हैं, संरक्षण। इसमें बच्चा वस्तु की भौतिक आकार, ऊंचाई, क्षमता, ऊंचाई आदि के बारे में जान लेता है। जैसे सबसे पहले बताऊं, कंजर्वेशन होता है क्षेत्रफल का। ये समान बीकर हैं, अगर क्षेत्रफल के अनुसार इनको चेंज कर दोगे, बड़े बीकर में डाल दोगे, छोटे बीकर में डाल दोगे, तो हैं तो दोनों पानी इनमें समान। जबकि इससे पहली वाली अवस्था में, 2 से 7 वाली अवस्था में बच्चे को बताओगे कि किस में ज्यादा पानी है, तो वो इसमें ज्यादा बताएगा, क्योंकि उसे कंजर्वेशन की नॉलेज नहीं होती। यहाँ क्षेत्रफल के हिसाब से कंजर्वेशन कर दो, तब भी बता देगा दोनों में समान पानी है। दूसरा, संख्या के हिसाब से कुछ कंचे एक साथ रख दो और कुछ फैला के रख दो, तब भी वो बता देगा कि सब बराबर हैं, अपना देख लेगा, गिन के देख लेगा। तो क्षेत्रफल के हिसाब से, संख्या के हिसाब से भी बता देगा। द्रव्यमान, एक जो आटे के गुथे हुए आटे को एक साथ रख दो, ऐसे करके रख दो गोल बना के, या लंबा करके रख दो, तब भी वो पहचान लेगा दोनों में बराबर है अंदाजे से। जबकि इससे पहली अवस्था 2 से 7 में नहीं पहचान पाता। अब है लंबाई, लेंथ एक की छोटी कर दो, एक की बड़ी कर दो, तब भी वो पहचान लेगा। तो कहने का मतलब इस टाइम बच्चे को कंजर्वेशन की नॉलेज हो जाती है, भौतिक गुणों की नॉलेज हो जाती है। कब? 7 से 11 वाली अवस्था में, कॉन्क्रीट में, मूर्त अवस्था में। तो कंजर्वेशन किस किस में होता है? क्षेत्रफल में, संख्या में, मैटर में, लेंथ में। ये चारों बातें हैं दोस्तों, बहुत अच्छे ढंग से बता रखी है। इसके बाद जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं साथ साथ मैं करवाता रहूंगा, आपको लगभग इससे बाहर 1 नंबर का भी नहीं मिलेगा। अब देखो क्वेश्चन जो आता है HP टेट, हिमाचल प्रदेश टेट में, पियाजे के सिद्धांत में आयतन, वॉल्यूम, लंबाई, लेंथ, मात्रा, क्वांटिटी इत्यादि का संरक्षण किस अवस्था में होता है? अब उसने कंजर्वेशन ना देखी ना, पेपर वाले ने कंजर्वेशन शब्द नहीं दिया, ऐसे दे दी आयतन, लंबाई, मात्रा इत्यादि का संरक्षण किस अवस्था में होता है? तो ये होता है कंक्रीट, और कंक्रीट को बोलते हैं स्थूल। हिंदी में एक नाम और मिल गया, मूर्त बोल दो, स्थूल बोल दो, एक ही बात है। तो कंक्रीट अवस्था को मूर्ति बोलते हैं और स्थूल बोलते हैं। नेक्स्ट, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगता है? भौतिक वस्तु कंजर्वेशन,
यानी कि मेटेरियल ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं हम इनको, कंजर्वेशन को। तो द्रव्यमान में भी, संख्या में भी, क्षेत्र में भी, तीनों में ही आवश्यक परिवर्तन समझने लगता है। नेक्स्ट, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक बालक संरक्षण यानी कि इंग्लिश में देखो कंजर्वेशन के सिद्धांत में सक्षम हो जाता है। कब? कॉन्क्रीट अवस्था में, मूर्त अवस्था में। यानी कि 2019 में आया था, जनवरी में जो हुआ था ये वाला। जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तुत संरक्षण का तात्पर्य क्या होता है, यानी कि कंजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है? तो कंजर्वेशन का मीनिंग ये देखो, परिकल्पना के विधिवत परीक्षण से सही निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। गलत। दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है, ये भी गलत। वन्य जीव और वनों का संरक्षण, ये भी गलत है। कुछ भौतिक गुण वही रहते हैं चाहे बाहर की आकृति बदल जाए। सही आंसर डी, अभी बताया मैंने। नेक्स्ट, रिवर्सिबिलिटी। तो कहने का मतलब बच्चे को रिवर्सिबिलिटी भी ध्यान हो जाती है। कैसे? इस आटे से आप मूर्ति बना लो, ये तो है इररिवर्सिबिलिटी, केवल आटे से जब मूर्ति बन जाएगी। ये तो है इररिवर्सिबिलिटी जो होती है 2 से 7 वाली अवस्था में। लेकिन इसको दोबारा तोड़कर दोबारा इसको आटे में परिवर्तन करके और फिर दोबारा मूर्ति कोई दूसरी मूर्ति बना दो, तो इसे बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी। तो कहने का मतलब इस टाइम बच्चे को नॉलेज हो जाती है, बच्चा रोता नहीं है। बच्चे को नॉलेज हो जाती है कि भाई आटे को मूर्ति बना लो, फिर दोबारा खराब कर दो, फिर मूर्ति बना लो। ऐसे ही मिट्टी जो किले होते हैं, किले, इनसे मूर्ति बना लो और फिर दोबारा खराब हो जाएगा ये, फिर गूंथ के फिर दूसरी मूर्ति बना लो। तो ये होती है रिवर्सिबिलिटी। जैसे गोल बना लो, इसे लंबा बना लो, एक ही बात है। रिवर्सिबिलिटी 2 और 6 भी 8 होते हैं और 6 और 2 भी 8 होते हैं, ये भी रिवर्सिबिलिटी है। 13 12 ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, सारी चीजें आ गई। तो रिवर्सिबिलिटी होती है ये वाली। डेफिनेशन कैसे आएगी? डेफिनेशन आएगी जब बच्चा यह समझता है कि कोई भी संख्या परिवर्तित हो सकती है परंतु वास्तविकता में एक समान रहती है। देखो 2 + 5 = 7। अब मैं कर दूं 5 जमा में 2, तो कितने हुए? 7। तो वास्तविकता में तो समान रहती है, संख्या परिवर्तन हो गया। 6 + 1 = 7, वास्तविकता में समान रहती है और वैसे संख्या में परिवर्तन हो जाता है। और कह भी रहा है संख्या में परिवर्तित हो सकती है परंतु वास्तविकता में समान रहती है। उसको दूसरे संपत्तियों में ढाला जा सकता है परंतु उसका मूल्य समान रहता है। a = b-4 और ab = 4, तो इसका मूल्य समान ही आएगा। तो ये होती है आपकी रिवर्सिबिलिटी, पलटावी, पलटना। अब क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चा उस चिंतन का विकास होता है जिसे रिवर्सिबिलिटी होती है? अभी बताया ये है मूर्त, और इंग्लिश में टेंजिबल नाम और आ गया भाई, एक नया नाम मिल गया। इससे पहले कॉन्क्रीट बोलते थे, ठोस बोलते थे, तो टेंजिबल आ गया। तो मूर्त के नाम है, मूर्त बोल दो, ठोस बोल दो, स्थूल बोल दो। इंग्लिश में टेंजिबल या फिर कॉन्क्रीट, ये नाम है। तो रिवर्सिबिलिटी कहाँ जाती है? टेंजिबल ऑपरेशन में। अब नेक्स्ट है सेरिएशन यानी कि क्रमबद्धता, चीजों को क्रम में लगाना। आप बच्चे को खुली करके रख दो ये वाली, और बच्चे से बोल दो बेटा इन खानों में फिट कर दो, तो आपका बच्चा इन खानों में फिट कर देगा। इसे बोलते हैं
सेरिएशन क्रमबद्धता। बच्चे से बोल दो बेटा पहले सबसे छोटा आना चाहिए और सबसे बड़ा, फिर उससे बड़ा और उससे बड़ा, इस तरीके से लगा दो। किसको? जो पेंसिल है, बर्तन है, तब भी बच्चा आपका क्रम वाइज लगा देगा। और थोड़ा सा बता रहा हूं, आपके बच्चे देखिए ना, इस तरीके से लगाते देखे हैं, ये भी क्या है? सेरिएशन। डेफिनेशन कैसी आएगी? एक उम्र के हिसाब से आपका बच्चा बता देगा किसकी उम्र कितनी ज्यादा है, उसके हिसाब से नाम बता देगा। लेंथ है, लेंथ के हिसाब से बता देगा कि पहले छोटी आनी चाहिए, फिर ये आनी चाहिए, फिर ये, फिर ये। किताबों को कहीं लाइब्रेरी में रखना है, पहले छोटी आनी चाहिए, फिर बड़ी, फिर बड़ी, वो भी कर देगा आपका बच्चा। तो कहने का मतलब दोस्तों ये है कि इस टाइम बच्चे को ट्रांजिटिविटी या सेरिएशन या हिंदी में क्रमबद्धता या फिर सहकर्मकता की नॉलेज हो जाती है। ये कहना चाह रहा हूं मैं। आएगा कैसे? चीजों का उसके गुण के परिमाण, परिमाण का मतलब भार, नाप तोल के हिसाब से, जैसे कि लंबाई या वजन क्रम निर्धारित करने की क्षमता क्रमिकता कहलाती है। एक परीक्षा के लिए प्याजे ने बच्चों से अलग अलग लंबाइयों वाली कुछ डंडियों को सबसे छोटी से बड़ी तक के क्रम में जमाने को कहा। तो 6 से 7 साल के बच्चे क्रमबद्ध योजना से यह काम करते हैं। इनसे छोटे वालों पे नहीं हुआ, जो 2 से 7 वाले थे ना, उन पे नहीं हुआ। तो कहने का मतलब क्या था? उनमें नॉलेज नहीं होती, सेरिएशन की इस अवस्था में नॉलेज हो जाती है। ये बताया है किसने? प्याजे ने। क्वेश्चन क्या आएगा? स्टेट टीजीटी 2017 में वर्गीकरण क्लासिफिकेशन की योग्यता का विकास होता है। तो सीधा सा सिंपल शब्द उठा दिया गया है, ये होता है आपका कंक्रीट। मैंने आपको बता दिया 80 या 90% क्वेश्चन आपके सीधे सीधे पूछ ले जाते हैं, जो पेज मैंने पहले दिखाया था। नेक्स्ट, वस्तुओं को क्रम में लगाने की क्षमता यानी कि सेरिएशन बालक में विकसित होता है। तो अभी बताया कौन सी है? कंक्रीट या मूर्त। देख लो। नेक्स्ट, डिसेंट्रेशन बता रहा हूं मैं आपको, विकेंद्रीकरण। जब बच्चा किसी वस्तु की एक विशेषता के बारे में ना सोचकर अलग अलग पहलुओं के बारे में सोचे, उसे बोलते हैं विकेंद्रीकरण। एक नहीं, एक से ज्यादा, किसी समस्या के एक से ज्यादा हल ढूंढ लेना, किसी भी वस्तु के एक से ज्यादा विशेषताएं ढूंढ लेनी, तो ये है डिसेंट्रेशन। कोरोना से जो दिखाई देता है वो दिखाई देता है क्या हमें? कि केवल ये हानि पहुंचा रही है, तो ये क्या हुआ? सेंट्रेशन, जो 2 से 7 में होता है। लेकिन कोरोना के बाद क्या होगा? एक बच्चा ये सोचे बीमारी आएंगी, उसके बाद आर्थिक मंदी आएगी, उसके बाद बहुत सी कंपनियों में काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद फायदा ये होगा कि जो हमारा जो एनवायरनमेंट है, पर्यावरण है, वो साफ हो जाएगा। तो कहने का मतलब एक ही चीज की एक से ज्यादा पहलू सोच लेना, विकेंद्रीकरण। क्लासिफिकेशन बता दिया मैंने आपको। अब इनको पढ़ लेना, इसके बाद इनको पढ़ लेना, मैंने बता दिया है। इसके बाद इनको पढ़ लेना, एक ही बात है जो बता दी है। अब क्वेश्चन है, प्याजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11। नेक्स्ट, प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की कौन सी योग्यता या लक्षण नहीं है? नहीं पूछा है दोस्तों, नहीं। तो मूर्त में रिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट्स आ जाएगा। अभी बताया रिवर्सिबिलिटी, अभी बताया ना। मेंटल कन्फ्लिक्ट ये नहीं है, कंजर्वेशन ये है, सेरिएशन ये है। तो कहने का मतलब मेंटल कन्फ्लिक्ट नहीं है, मानसिक द्वंद्व नहीं है। मानसिक द्वंद्व का मतलब होता है जब हमारे दिमाग में कंफ्यूजन पैदा हो जाती है उस काम को करें या ना करें। तो ये वाली चीज नहीं आई।
मेंटल कन्फ्लिक्ट। रिवर्सिबिलिटी अभी आई है। घटना और वस्तुओं के बारे में बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है। देखो तर्क करना, लेकिन तर्क करना क्या, घटना और वस्तुओं के बारे में ही तर्क करना। तर्क करना इससे नेक्स्ट जो अवस्था है उसमें भी आएगा, 11 से 15 वाली में भी आएगा, लेकिन दोनों में फर्क है। जब तर्क करना आए वस्तुओं और घटना के बारे में, हमें सूर्य दिखाई दे रहा है तो ये क्या हुई, घटना हुई। तो हम कहेंगे सूर्य पूरब से ही क्यों निकलता है मम्मी, बच्चा बोलेगा तो जो दिखाई दे रहा उसके बारे में ही तर्क करना, उसे वो आता है किसमें, मूर्त संचालन प्रक्रिया में। कहने का मतलब तभी तो बोला है, मूर्त का मतलब मूर्ति, जो हमें दिखाई दे रहा उसके बारे में तर्क कर सकता है बच्चा। गाड़ी बहुत स्पीड से चल रही है, एक कम स्पीड में चल रही है, बच्चा देखेगा, घटना को पूछेगा मम्मी ये तेज क्यों चलती है और ये कम तेज क्यों चलती है, ये ज्यादा तेज क्यों चलती है। तो जो दिखाई दे रहा सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में ही पूछना, ये है आपका मूर्त। ध्यान रखना, और आगे बता दूंगा मैं आपको। नेक्स्ट, एक शिक्षिका 2 समान गिलासों को प्रदर्शित करती है। 2 समान गिलास हैं ये वाले, जो जूस की समान मात्रा से भरे हैं, दोनों में समान जूस है भाई। उन्हें दोनों भिन्न भिन्न गिलासों में खाली करती है, जिनमें से एक लंबा है और एक दूसरा चौड़ा है। अब उसने क्या कर दिया, एक में तो ऐसे भर दिया और एक ऐसे कर दिया, दोनों में ये समान पानी भर दिया। अब बच्चे से पूछेगी भी किस में ज्यादा जूस है, तो टीचर जो है, शिक्षिका क्या पढ़ाने की कोशिश कर रही है बच्चों को, तो वो पढ़ाने की कोशिश कर रही है। यह है कंजर्वेशन का पार्ट। क्या है, बच्चे लंबे गिलास में जूस ज्यादा है ये बताएंगे, क्यों, क्योंकि अभी उन्हें कंजर्वेशन की नॉलेज नहीं है। तो कठिनाई किस में है, कंजर्वेशन में, क्योंकि वो लंबे वाले में ज्यादा क्या बताएंगे, जूस ज्यादा बताएंगे जो लंबे वाले हैं। क्यों, क्योंकि कठिनाई किस में है, कंजर्वेशन में। सीटेट में आया था क्वेश्चन, देख लेना, कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो ना आया हुआ हो। मैंने प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन नहीं लिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट वालों को खुद ढंग से बनाने नहीं आते, वो खुद कंफ्यूज कर देते हैं। इसलिए सीटेट हमेशा करो तो क्वेश्चन जो आए हुए हैं उनमें से करो, आपके बिल्कुल नंबर नहीं कटेंगे, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट देखते हैं, आरंभिक किशोरावस्था का संबंध। आरंभिक किशोरावस्था तो होती है 11 से 15 में, लेकिन 7 से 11 आरंभिक किशोरावस्था हमने रखी है मूर्त में। कंफ्यूज होने मत होना, मूर्त में रखी है हमने आरंभिक किशोरावस्था। पियाजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक, तो 7 से 11 हुआ मूर्त, तो 8 वर्ष बीच में आ गया, तो ये हुआ हमारा, अच्छा 8 वर्ष का बालक कर सकता है, यानी कि जो कॉन्क्रीट अवस्था में क्या क्या कर सकता है बच्चा। तो 8 वर्ष कॉन्क्रीट अवस्था ना देके उसने क्या कह दिया पियाजे ने, 8 वर्ष का बालक, तो कहने का मतलब ये मूर्त अवस्था है। और मूर्त अवस्था में क्या कर सकता है, लर्निंग कंजर्वेशन प्रॉब्लम, ठीक है अभी बताया है, कंजर्वेशन संरचनात्मक। अमूर्त ये गलत, थिंकिंग हिपोथेटिकली गलत, सॉल्विंग या हाइट प्रॉब्लम ये गलत। ये क्या होते हैं अभी बताऊंगा नेक्स्ट उसमें। ये चौथी अवस्था है, ये चौथी अवस्था है, ये चौथी अवस्था है, ये है तीसरी अवस्था मूर्त। कंजर्वेशन अभी बताया मैंने। नेक्स्ट ये मिला लेना आप, रिवर्सिबिलिटी अभी बताया था मैंने, कंक्रीट, ठीक है। ईगोसेंट्रिक बताया था प्री ऑपरेशनल में, डिडक्टिव बताया था फॉर्मल में। तो इस तरीके से मिला लेना। KVS PRT 2018 में आया था ये। एस्टेट PGT 2019 लेक्चरर के लिए आया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में सही नहीं है। यह इस मान्यता पर आधारित है कि विकास एक असतत प्रक्रिया है, यानी कि नॉट कंटिन्यू नहीं है। देखते हैं,
यह इस मान्यता पर आधारित है कि बच्चे सम्मिलन और आत्म सातीकरण द्वारा सीखते हैं, यानी कि एजिमुलेशन और एकोमोडेशन द्वारा सीखते हैं। बिल्कुल सही है। जो प्याजे की मैं अब तुम्हें शब्दावली करवाऊंगा उनमें देखना, उनमें आएंगे शब्द, तो ये ठीक है। दूसरा, यह इस मान्यता पर आधारित है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है। यहां तो कह रहा है असतत प्रक्रिया और यहां कह रहा है सतत प्रक्रिया, यानी कि कंटिन्यू प्रोसेस। अब देखते हैं चौथा, यह इस मान्यता पर आधारित है कि संज्ञानात्मक विकास 4 चरणों में होता है। ये भी ठीक है। तो हमारे सामने है इन दोनों में से गलत है भाई, या तो असतत प्रक्रिया या फिर सतत प्रक्रिया। और आपको बता रहा हूं मैं, प्याजे पता क्या कहता है? प्याजे कहता है जैसे जैसे व्यक्ति की बच्चे की उम्र बढ़ती जाएगी तो वो चारों चरणों को पास कर लेगा, चारों चरणों को पार कर लेगा, क्योंकि विकास एक कंटिन्यू प्रोसेस है। कंटिन्यू कैसे? जैसे ही चारों स्टेजों को पार कर लेगा तो उसके अंदर सारी समझ आ जाएंगी। तो प्याजे के अनुसार विकास एक कंटिन्यू प्रोसेस है। सही आंसर ये है, गलत पहला वाला है। नेक्स्ट, मैंने अब प्यारे बच्चों 3 स्टेज करा दिए, 1 2 3, और मैंने बता दिया 80% क्वेश्चन लगभग इनमें से आ जाते हैं इस पेज से। अब लास्ट स्टेज है मेरे पास, इसे समझाऊंगा मैं। तो अब आपके सामने है औपचारिक संक्रिया अवस्था, फॉर्मल, यानी कि यहां ध्यान रखना बच्चों, अमूर्त। मैं आपको ई की बात बता रहा हूं बार बार। अमूर्त का मतलब जहां ये आ जाए ना, अमूर्त, जहां शब्द आ जाए काल्पनिक, जहां शब्द आ जाए कल्पना, तो वहां समझ लेना हम बात कर रहे हैं चौथी स्टेज की। कहने का मतलब, अमूर्त का मतलब जो दिखाई नहीं दे रहा उसके बारे में भी तर्क करना, चर्चा करना, कल्पना करना, ये आते हैं चौथी अवस्था में 11 से 15। जैसे मरने के बाद व्यक्ति का क्या होता है, ये कहाँ जाता है, स्वर्ग नरक होते हैं, उसके बाद क्या होता है, तो ये चीज बच्चे को दिखाई नहीं देती, ये होती है अमूर्त, मूर्ति दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर उसके बारे में भी बच्चा सोच सकता है। इस बात को प्याजे कहता है, आप अपनी ओर से अंदाजा मत लगाना। प्याजे कहता है कि बच्चे को जो चीज दिखाई नहीं दे रही उनके बारे में भी सोच सकता है, सोच सकता है, प्योरली नहीं है, सोचता ही है। तो इस तरीके से ध्यान रखना, अमूर्त वाली बात बता रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट है, अब क्या क्या होता है इसमें, थिंकिंग एब्स्ट्रैक्ट अभी बता दूंगा, थिंकिंग हिपोथेटिकली अभी बता दूंगा इसको, थिंकिंग सिस्टमेटिकली। अब देख थिंकिंग हिपोथेटिकली क्या होता है, एक तो होता है दोस्तों कल्पना करना, हिपोथेटिकली का मतलब होता है एक तो कल्पना करना, और एक कल्पना करके एक होता है भाई मेरा घर बने, मेरी बहुत बड़ी बिल्डिंग हो, 2 मंजिल हो उस पे, एक तो होती है ये कल्पना, सिर्फ मेरे पास गाड़ी हो, ये तो होती है सिर्फ कल्पना, इमेजिन करना हमें किसी चीज को। और परिकल्पना या हिपोथेटिकली, 2 नाम है, हिपोथेटिकली या परिकल्पना, इसको बोलते हैं जब बच्चा कल्पना करे और कल्पना करके अपने अच्छे का भी पता लगा ले और बुरे का भी पता लगा ले। जैसे यार सीटेट पास होगा, सीटेट पास होने के बाद डीएसएसयू का पेपर होगा, डीएसएसयू का पेपर होगा तो उसके बाद क्वेश्चन ऐसे ऐसे आते हैं उसमें, मतलब इस तरीके से। इससे बढ़िया तो मैं अगर आईटीआई कर लूं या फिर कुछ और कर लूं या फिर कोई सिलाई का काम सीख लूं तो वो जल्दी हो जाएगा, उससे मेरे को कंपनी में नौकरी मिल जाएगी, ये तो बहुत बड़ी प्रोसेस है। तो कहने का मतलब जब बच्चा सोचे, कल्पना करे, लेकिन उसके अच्छे और बुरे दोनों चीजों के बारे में सोचे, तो उसे बोलते हैं हिपोथेटिकली परिकल्पना। ये लिखा हुआ है जब के अनुसार मनुष्य जीवन में आने वाली संभावनाओं पर विचार कर सकता है कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है अगर मैं ये काम करूं, तो उसे बोलते हैं परिकल्पना। ये इंग्लिश में देख लेना,
हिपोथेटिकली का मतलब डिडक्टिव रीजनिंग, हिपोथेटिकली। तार्किक चिंतन विशेषता है, इनको देख लेना। तार्किक चिंतन का विकास होता है, समस्या समाधान इसी अवस्था में है, वास्तविक अवास्तविकता में अंतर इसी अवस्था में है, अच्छे बुरे की पहचान इसी अवस्था में है, परिकल्पना विकसित करने की क्षमता इसी अवस्था में है, चौथी में विसंगतियों के संबंध में विचार करने की क्षमता इसी अवस्था में है। तो दोस्तों ये देख लेना, मैंने बार बार बता रहा हूं आपको, जहां आपको अमूर्त मिले शब्द, अमूर्त के बारे में तर्क करना, जहां आपको औपचारिक मिले, औपचारिक शब्द मिले, जहां आपको परिकल्पना मिले, जहां आपको कल्पना करना मिले कि बच्चा कल्पना कर सकता है, बच्चा परिकल्पना कर सकता है, बच्चा अमूर्त रूप से सोच सकता है, बच्चा औपचारिक रूप से सोच सकता है, तो सारी की सारी बातें ये 11 से 15 वाली स्टेज में हैं। जैसे संक्षिप्त विचार, इंग्लिश में देखोगे तो मार खा जाओगे, हिंदी में देखो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, कौन सी अवस्था में है? फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में। डीएसएसबी का जो पेपर हुआ था। नेक्स्ट ये देख लेना भाई, ये मैंने करा दिया थोड़ी देर पहले। जैसे रिवर्सिबिलिटी था, ये अभी कॉन्क्रीट में बताया था, और डिडक्टिव अभी बताया बिल्कुल फॉर्मल में, और ऑब्जेक्ट परमानेंस सेंसरी मोटर बताया है, ईगोसेंट्रिक प्रीम बताया है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन कर सकता है? जो दिखाई नहीं दे रही उसके बारे में भी लॉजिकल थिंकिंग, कि क्या क्या संभावना हो सकती है, मैं ये कर दूं, अगर मैं इस काम को करूं, इस नौकरी को लूं, या अपना ये काम खोलूं तो मेरे को क्या फायदा क्या नुकसान है। तो अमूर्त वाली बात दोस्तों जहां आएगी वहां हमेशा होगा औपचारिक, चौथी अवस्था, 11 से ऊपर। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में व्यक्ति परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है। परिकल्पना आ गई, हिपोथेटिकली आ गई, तो इसका मतलब बनेगा परिकल्पना का अर्थ क्या है? अर्थ है पहला, संभावनाओं पर विचार कर सकते हैं और परिकल्पना की जांच कर सकते हैं। संभावनाओं पर विचार कर सकते हैं, भाई अगर मैं ये बिजनेस खोल लूं तो ये फायदा होगा, ये नुकसान होगा। फिर प्लस में जांच भी कर लेंगे, अगर मुझे नुकसान होता है 3 लाख से ऊपर या 4 लाख से ऊपर, तो यार मैं तो 10 साल के लिए कर्ज में डूब जाऊंगा। तो अब जांच भी कर ली खुद ही। अगर मेरे को मान लो 50,000 का नुकसान होता है, तब तो मैं चलो झेल जाऊंगा, लेकिन अगर मेरे को इतना नुकसान हो गया तो यार फिर बात नहीं बनेगी, भाई ये बिजनेस तो हाई फाई है। तो कहने का मतलब परिकल्पना की जांच भी कर सकते हैं, तो इसलिए ए आंसर। तो कहने का मतलब कभी भी आ जाए ना दोस्तों, और मेरी गारंटी है पूरे यूट्यूब पे देख लेना, अगर आपको जितने भी टॉपिक पढ़ाऊंगा उनसे बढ़िया अगर कहीं मिल जाए तो मेरी गारंटी है, क्योंकि 10-12 बुकों से मिला के नोट्स हैं, और लगभग ऑल इंडिया के सारे टेट के क्वेश्चन है इसमें, जितने भी साइकोलॉजी में आते हैं। टेट के अलावा डीएसएस भी है, तो मैंने सब कुछ परफेक्शन ले रखा है ताकि आपको कंसेप्ट पता लगे और क्वेश्चन पता लगे। और देखो, तो परिकल्पनात्मक का मतलब होता है संभावनाओं पर विचार करना और परिकल्पना की जांच करना। नेक्स्ट, पियाजे के अनुसार बालक सभी श्रेणियों की समस्याओं पर तार्किक रूप से विचार लागू करने में योग्य हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, तार्किक रूप तो उसमें भी आता है 7 से 11 वाली में भी, लेकिन जब समस्याओं पर तर्क किया जाता है तो ये हुई 11 से 15, और जब ठोस या मूर्त वस्तुओं के बारे में तर्क करते हैं तो वो हो गई 7 से 11, और जब समस्याओं पर तर्क करते हैं तो वो होगी 11 से 15। इसलिए सही आंसर ए। जब समस्याओं के बारे में हम तर्क करते हैं, यार अगर 10 लाख रुपए से ऊपर का नुकसान हो गया तो फिर क्या होगा, तो इस तरीके से तर्क वितर्क करना समस्याओं का। जैसे कोरोना की समस्या है फिलहाल, इसके बारे में हम लॉजिक लगाएं, तर्क लगाएं,
आपस में डिस्कस करें, तो ये भी क्या हुआ, चौथी अवस्था। एक अमूर्त पूर्व सर्गों के बारे में तार्क के रूप से सोच सकता है। देखो अमूर्त आ गया और तार्क रूप से सोचना भी आ गया, तो वो है आपका औपचारिक। नेक्स्ट, पियाजे के कौन से तार्किक योग्यता परीक्षण का प्रयोग औपचारिक संग्रहता अवस्था में किया गया? तो ये था पेंडुलम कार्य। कौन से तार्किक योग्यता परीक्षण का प्रयोग औपचारिक संग्रहता अवस्था में किया गया? तो ये था पेंडुलम पे प्रयोग किया था। जो पेंडुलम होता है घड़ी का, आपने घड़ी देखी होगी, तो एक पेंडुलम ऐसे लटका हुआ होता है, वो इधर जाता है और उतनी ही मात्रा में उतनी ही टाइम में वो वापस आ जाता है। इस तरीके से प्रयोग किया था, इसकी डिटेल देख लेना। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चे की चिंतन प्रक्रिया तार्किक हो जाती है, व्यवस्थित हो जाती है और अच्छी तरह से समेकित इंटीग्रेटेड हो जाती है? तो ये है आपकी कौन सी, औपचारिक। नेक्स्ट, कौन सी अवस्था संप्रतियों के संपूर्ण विकास की अवस्था है? ये भी जब कभी आ जाए ना, कंसेप्टों का पूरा विकास, कंसेप्ट जो होते हैं, जैसे आप पियाजे के एक एक कंसेप्ट के बारे में सीख रहे हो, तो कंसेप्ट का संपूर्ण विकास, संपूर्ण लास्ट की अवस्था तो है जब पूरा ज्ञान हो जाता है, तो ये है आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इंग्लिश में ये है, यहाँ पे इंग्लिश में अलग है, हिंदी में अलग है भाई। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो विद्यालय या कक्षा में या खेल के मैदान में? इन दोनों में से आंसर है, बताओ। सही आंसर बनेगा खेल के मैदान में। खेल के मैदान में सबसे अच्छे तरीके से बच्चे का संज्ञानात्मक विकास हो सकता है। पियाजे के अनुसार 0 से 14 वर्ष तक की आयु वर्ग के बालक का मानसिक विकास 4 अवस्था में होता है। तो इसमें से 7 से 14 वर्ष आयु, देखो 7 से 11 तो है मूर्त और 11 से 15 है अमूर्त। तो इसको किस में रखोगे आप? तो 11, 12, 13, 14, तो इसमें तो हो गए 4 साल, और इसमें 7, 8, 9, 10, 11, तो 7 से 14 वाली अवस्था में है। और इसको आपको किस में रखना है? इसको रखना है औपचारिक में, क्योंकि एस्टेट 2011 वालों ने माना है कि औपचारिक में रखोगे आप इसको। भाषा विकास के संदर्भ में कौन सा क्षेत्र पियाजे के द्वारा कमतर आंका गया है? भाषा की बात करूं तो अहम केंद्रित भाषा, बिल्कुल ठीक बात है। पियाजे कहता है कि बच्चे ईगोसेंट्रिक होते हैं, और ये तो आंका गया है। विद्यार्थी द्वारा संक्रियात्मक, ये भी ठीक है, इंटरेक्शन होता है। आनुवंशिकता, ये भी ठीक है। सबसे कम आंका गया है सामाजिक अंत्यक्रिया, ये वाला। नेक्स्ट, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए, याद करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, गलत। ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, गलत। शिक्षक और माता पिता द्वारा पुनर्बलन की बात हमेशा सिकनर करता है, इसलिए ये भी गलत है। शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, अगर बच्चा पर्यावरण में रहकर कुछ सीखे। पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है, क्योंकि मात्रा की बजाय मात्रा की। क्यों? जो वयस्क है उनका चिंतन तो अलग प्रकार का है, और हम छोटे बच्चों का चिंतन वो अलग प्रकार का है। तो कहते नहीं, तुम अलग प्रकार से सोचते हो, मैं अलग प्रकार से सोचता हूं। तो बच्चों का चिंतन वयस्कों के प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा की। सही आंसर 3। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि
बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। ठीक बात है, बिल्कुल बच्चों की सोच अलग होती है और वयस्कों की अलग होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है, गलत बात। बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, ये भी गलत है, ऐसे नहीं बोल सकते हम। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, गलत। सही आंसर 1। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है, तो लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है इसका, बनेगा जीन पियाजे भाषा को अहम केंद्रित मानता है, अभी बताया थोड़ी देर पहले। जबकि लेव वाइगोत्स्की बोलता है कि बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में देखेगा। सही आंसर 1। यानी कि जीन पियाजे कहता है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं, जबकि वाइगोत्स्की कहता है कि बच्चे अपनी भाषा का प्रयोग एक हथियार के रूप में करते हैं। अपनी बात को दूसरों के सामने पेश करने के लिए भाषा का प्रयोग बहुत अच्छे ढंग से करते हैं। तो दोनों को देख लेना, पहला आंसर है इसका। पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निमित्त कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण है? तो सही आंसर है भौतिक विश्व के साथ अनुभव करोगे। अगर जितना भौतिक विश्व के साथ रहोगे, अनुभव करोगे, उतना ही आपका विकास होगा। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही कथन कौन सा है? तो किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर है। ठीक बात है, ये सही है। बच्चे के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है, गलत। जो पियाजे ने 4 अवस्थाएं दी हैं ना, उनको हम आगे पीछे नहीं कर सकते, इसलिए गलत है। पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है, गलत। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण किए हैं, गलत। तो कहने का मतलब केवल पहला सही है। हम उनके 4 चरण स्थिर हैं, उनको चेंज नहीं कर सकते। बच्चे अपनी समझ से विश्व की परिकल्पना कर सकते हैं, ये बात कही है पियाजे ने। अब बता रहा हूं आपको, एक 2-3 क्वेश्चन और हैं बस। 3 टाइप्स ऑफ नॉलेज बताइए पियाजे ने। पहली फिजिकल नॉलेज, दूसरी लॉजिको मैथमेटिकल नॉलेज और तीसरी सोशल नॉलेज। पियाजे ने, बता रहा हूं मैं, पहले फिजिकल नॉलेज, लॉजिकल मैथमेटिकल नॉलेज और सोशल नॉलेज, 3 तरह की नॉलेज बताई है, टाइप्स ऑफ नॉलेज दी है पियाजे ने, शायद आपको नहीं पता होगी। तो कौन सा पियाजे द्वारा प्रस्तावित एक प्रकार का ज्ञान नहीं है? तो कौन सा टाइप ऑफ नॉलेज नहीं है पियाजे के अनुसार? फिजिकल है, सोशल है, लॉजिकल है, लिंग्विस्टिक नहीं है। ये DSSC में पूछा था, इसलिए इंक्लूड किया है। तो ये टॉपिक कंप्लीट है दोस्तों, थैंक यू। और कोई भी थोड़ी बहुत कहीं कमी लगी है तो मेरे को ज़रूर बता दिएगा, मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, अच्छा लगा है। लाइक डिसलाइक अपने हाथ में है, डिसलाइक क्या है तो ज़रूर बता देना। थैंक यू।